हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम कंक्रीट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे, जिसमें से आपने कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस किया। इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रीप और श्रिंकेज के बारे में। क्रीप और श्रिंकेज के बारे में, इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रीप कि क्रीप क्या होता है। क्रीप की जनरल डेफिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि कोई भी ये मेंबर है, ये मेंबर स्टील का है, कंक्रीट का है, किसी का भी। ये मान लीजिए कंक्रीट का मेंबर है, ये स्टील का मेंबर है, किसी का भी। इस कंक्रीट के मेंबर पे सस्टेन्ड लोड लगा हुआ है। सस्टेन्ड लोड का मतलब है स्टैटिक लोड। इस पे स्टैटिक लोड लगा हुआ है। जिस इंस्टेंट पे आपने लोड लगाया, उस इंस्टेंट पे इस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। उस इंस्टेंट पे इस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब ये जो डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन लोड लगाने के साथ हो गया। T इज इक्वल टू 0 पे ये लोड हो गया। अब स्टैटिक लोड है, लोड लगा रहा। इस लोड के लगे रहने से टाइम के साथ ये बॉडी और डिफॉर्म करती है। टाइम के साथ ये बॉडी मान लीजिए इतना डिफॉर्म कर गया, ये बॉडी टाइम के साथ डिफॉर्म किया। तो T इज इक्वल टू 0 तक तो सिर्फ जो लाल वाला डिफॉर्मेशन इतना हुआ, लेकिन ब्लू वाला डिफॉर्मेशन कब हुआ? टाइम के साथ हुआ, इस स्टैटिक लोड की वजह से। तो ये जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, इस टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन को क्रीप डिफॉर्मेशन या सिंपली क्रीप बोलते हैं। अगर मैं इस मेंबर के टोटल डिफॉर्मेशन की बात करूं, तो इस मेंबर का टोटल डिफॉर्मेशन में इंस्टेंट डिफॉर्मेशन और क्रीप डिफॉर्मेशन दोनों काउंट होंगे। ये टोटल डिफॉर्मेशन है, लेकिन टोटल डिफॉर्मेशन को क्रीप नहीं बोलते हैं। इस टोटल डिफॉर्मेशन का ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये टोटल डिफॉर्मेशन का टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट है। तो क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन। और ये जो इंस्टेंट डिफॉर्मेशन हुआ टोटल स्ट्रेन का, जो इंस्टेंट डिफॉर्मेशन हुआ, इस इंस्टेंट डिफॉर्मेशन को क्रीप नहीं बोलेंगे, इसको इंस्टेंट डिफॉर्मेशन, इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन बोलेंगे। तो क्रीप डिफॉर्मेशन में इंस्टेंट डिफॉर्मेशन काउंट नहीं होगा। मतलब स्टैटिक लोड लगाने के साथ, स्टैटिक लोड लगाने से टाइम के साथ जो डिफॉर्मेशन हुआ, उस टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन को क्रीप बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेन को क्रीप डिफॉर्मेशन नहीं बोला जाता, सिर्फ इसके टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट को बोला जाता है। तो अगर हम इसको लिखें, क्रीप की डेफिनेशन लिखें अगर, तो क्रीप की डेफिनेशन में दो चीजें आएंगी, एक तो ये स्टैटिक लोड की वजह से होगा और एक टाइम के साथ होगा। ठीक है, तो क्रीप को डिफाइन करें अगर, तो इफ concrete is subjected to, या concrete is subjected under sustained loading, it undergoes additional deformation with time. This time dependent deformation is called creep deformation और सिंपली क्रीप। राइट, अगर मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, बताऊं टाइम और डिफॉर्मेशन के बीच में, तो इस तरफ मैं लिख देता हूं टाइम, इस तरफ लिख देते हैं डिफॉर्मेशन। टाइम एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कर्व कुछ इस तरह से जाता है। मतलब इसका क्या हुआ कि इतना जो डिफॉर्मेशन है, इस डिफॉर्मेशन को होने में कोई भी टाइम नहीं लगा है। इस डिफॉर्मेशन को होने में टाइम नहीं लगा, तो ये इंस्टेंट डिफॉर्मेशन होगा। ये वाला जो मैग्नीट्यूड है डिफॉर्मेशन का, ये इंस्टेंट होगा।
दिस इज इंस्टेंट डिफॉर्मेशन, इंस्टेंट डिफॉर्मेशन। ये वाला जो मैग्नीट्यूड है यहां से यहां तक का, इस डिफॉर्मेशन को होने में टाइम लगा है, इस डिफॉर्मेशन को होने में टाइम लगा, तो इसको बोलते हैं हम क्रीप डिफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं क्रीप डिफॉर्मेशन। अब जब हम कोई भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का लोड लगा के रखते हैं तो उस मैग्नीट्यूड ऑफ लोड के लिए स्ट्रेन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है कि उस लोड की वजह से इससे ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अगर हम इससे ज्यादा लोड लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन और भी ज्यादा होता है, लेकिन जो लोड आपने लगा के रखा उस लोड की वजह से इससे ज्यादा बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगा। अब यहां तक आ गए, मैक्सिमम वैल्यू तक आ गए आप लोड की। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि यार इस लोड को अपन हटा देते हैं, जो लोड लगा के रखा है उस लोड को अब रिमूव कर देते हैं, उस लोड को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही आप लोड को रिमूव करोगे तो रिमूव करने पे कुछ डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा। जिस तरह से लोड को लगाने के साथ डिफॉर्म किया था बॉडी, उसी तरह से लोड को हटाने से कुछ रिकवरी हो जाएगी डिफॉर्मेशन में, उसको बोलते हैं इंस्टेंट रिकवरी, इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिकवरी, इंस्टेंट रिकवरी। जिस तरह से डिफॉर्मेशन को होने में, क्रीप डिफॉर्मेशन को होने में टाइम लगा था, उसी तरह से कुछ डिफॉर्मेशन रिकवर होता है टाइम के साथ। तो जो रिकवरी टाइम के साथ होती है उसको बोलते हैं हम क्रीप रिकवरी। जिस तरह से क्रीप डिफॉर्मेशन था टाइम के साथ, उस तरह से टाइम के साथ अगर डिफॉर्मेशन कम होता है अनलोड करने पे तो दैट इज कॉल्ड क्रीप रिकवरी। लेकिन इस मेंबर में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाते हैं जो रिकवर नहीं होते, उसको बोलते हैं रेजिडुअल क्रीप, उसको बोलते हैं रेजिडुअल क्रीप। हम इस वाली कहानी को कंसिडर नहीं करेंगे। हम जब क्रीप की बात करेंगे तो अनलोडिंग वाली कंडीशन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे। अब इस वाले पार्ट में जो टोटल डिफॉर्मेशन है वो टोटल डिफॉर्मेशन इतना मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये टोटल डिफॉर्मेशन क्रीप डिफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इतना डिफॉर्मेशन t = 0 टाइम पे हो गया, इंस्टेंटली हो गया। तो बाद का जो डिफॉर्मेशन हुआ ये, इस डिफॉर्मेशन को होने में टाइम लगा। तो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ये है टोटल डिफॉर्मेशन का, और इस डिफॉर्मेशन को आप बोलोगे क्रीप डिफॉर्मेशन। तो ये भी लिखा जा सकता है कि क्रीप इज टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट, टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन या टोटल डिफॉर्मेशन, टोटल स्ट्रेन या फिर टोटल डिफॉर्मेशन। तो हमने जब इसको डिफाइन किया क्रीप को, तो क्रीप में ये दो चीजें हमेशा आएंगी, याद रखना, एक सस्टेन लोड या स्टैटिक लोड, और दूसरा डिफॉर्मेशन विद टाइम। मतलब अगर लोड डायनेमिक है, अगर लोड डायनेमिक है तो उस डायनेमिक लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्रीप नहीं होगा, और अगर टाइम के साथ डिफॉर्मेशन नहीं है वो भी क्रीप नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें जरूर होंगी, एक तो स्टैटिक लोड की वजह से डिफॉर्मेशन होगा और दैट डिफॉर्मेशन शुड बी विद इन टाइम। ठीक है, मतलब टाइम के साथ अगर बढ़ेगा डिफॉर्मेशन तो टाइम डिपेंडेंट जो डिफॉर्मेशन होगा दैट इज क्रीप, राइट। तो ये तो हुआ क्रीप की डेफिनेशन। अब ये देखते हैं कि क्रीप होता क्यों है। अगर मैं सिर्फ इसमें यहाँ पे कंक्रीट को कंसीडर करके चल रहा हूँ कि कंक्रीट के मेंबर पे अगर आपने लोड लगाया तो उस लोड के अप्लाई करने से ऐसा क्या होगा जिससे बॉडी डिफॉर्म करेगा, जिससे बॉडी डिफॉर्म करेगा। सपोज कीजिए कि ये कंक्रीट का मेंबर है, ये कंक्रीट का मेंबर है। इस कंक्रीट के मेंबर में कंक्रीट की वही सारी चीजें हैं जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो, और इस कंक्रीट के मेंबर पे अगर मैं स्टैटिक लोड अप्लाई करूं, इस कंक्रीट के मेंबर के ऊपर आपने स्टैटिक लोड लगा दिया, स्टैटिक लोड लगा दिया, तो इस लोड के लगने से ऐसा होगा क्या जिससे ये बॉडी डिफॉर्म करेगा, जिससे ये बॉडी डिफॉर्म करेगा। तो क्रीप कैन बी थॉट, क्रीप कैन बी थॉट बिकॉज ऑफ, किस किस की वजह से क्रीप हो सकता है। पहला देखिए, इस कंक्रीट में जो इंग्रेडिएंट हैं उस इंग्रेडिएंट में एग्रीगेट्स भी हैं, उस इंग्रेडिएंट में सीमेंट भी है। एग्रीगेट भी पत्थर के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और जो एग्रीगेट्स होते हैं
उन एग्रीगेट्स के ऊपर वाटर की एक ऐसी लेयर होती है जिस लेयर को रिमूव करना या उस वाटर को रिमूव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस वाटर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर या एडजोर्ड वाटर। एडजोर्ड वाटर या स्ट्रक्चरल वाटर। अगर आप इस एग्रीगेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी गर्म करोगे तो भी इस लेयर ऑफ वाटर को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन लोड लगने से ये वाटर इधर उधर मूव कर सकता है, जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। तो पहला रीजन तो हो सकता है मूवमेंट ऑफ एडजोर्ड वाटर, मूवमेंट ऑफ एडजोर्ड वाटर। दूसरा हो सकता है कि इस कंक्रीट में सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, सीमेंट के पार्टिकल्स हैं जिनको आप जेल पार्टिकल्स बोलते हो, सीमेंट के पार्टिकल्स हैं जिनको आप जेल पार्टिकल बोल सकते हो। तो ये जेल पार्टिकल भी लोड लगने से इधर उधर मूव कर सकते हैं विस्कसली, मतलब इन जेल पार्टिकल्स का विस्कस फ्लो हो सकता है। सो विस्कस फ्लो ऑफ जेल पार्टिकल्स एक हो सकता है, विस्कस फ्लो ऑफ जेल पार्टिकल्स। तीसरा रीजन हो सकता है, एक चीज देखिए, जब हम कंक्रीट का मैन्युफैक्चर करते हैं तो कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग में क्रैक्स का 100% रिमूवल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप क्रैक्स को 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ क्रैक कंक्रीट में हमेशा रहेगा। सिर्फ जो चीज हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि क्रैक की विड्थ को कम कर दें, ठीक है। कोई भी एडमिक्सर यूज करके, वाटर सीमेंट रेशियो कम यूज करके, किसी भी तरह से हम उसकी विड्थ को कम कर सकते हैं, क्रैक को परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकते, 100% रिमूव नहीं कर सकते। तो जो छोटे छोटे क्रैक हैं वो लोड लगने से वाइड हो सकते हैं, वाइडन हो सकते हैं। तो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ज्यादा हो सकती है किसकी, क्रैक की, मतलब विड्थ ग्रो कर सकती है। ग्रोथ इन विड्थ ऑफ क्रैक, विड्थ ऑफ क्रैक। नेक्स्ट रीजन हो सकता है इसका मॉइस्चर लॉस। नेक्स्ट रीजन हो सकता है मॉइस्चर लॉस, ठीक है। मॉइस्चर लॉस से क्या होगा, मॉइस्चर लॉस से होगा कि ये जो कंक्रीट है, इस कंक्रीट से अगर मॉइस्चर लॉस होगा तो मॉइस्चर लॉस का मतलब क्या हुआ कि पानी यहां से बाहर जाएगा, कहीं पानी यहां से कहीं बाहर जाएगा। तो पानी जब बाहर जाएगा तो पानी को बाहर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होगा, और वो रास्ता बनाने के लिए क्या करेगा, क्रैक फॉर्म करेगा, और ये क्रैक लोडिंग के साथ वापस से चौड़े हो सकते हैं। तो मॉइस्चर लॉस, ये चीजें होंगी तब जाके बॉडी डिफॉर्म करेगा। एडजोर्ड वाटर का मूवमेंट हो सकता है, सीमेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है, इसके अलावा जो विड्थ है क्रैक की वो विड्थ बढ़ सकती है, और मॉइस्चर लॉस, क्योंकि मॉइस्चर लॉस से क्या होगा, नए नए जो क्रैक हैं वो नए क्रैक डेवलप होंगे। ये होगा लोड लगने से, इस वजह से बॉडी डिफॉर्म करेगी, ठीक है साहब। अब अगर मान लीजिए डिफॉर्मेशन हो भी गया, अगर मान लीजिए क्रीप हो भी गया, तो उस क्रीप से क्या होगा फिर, अगर क्रीप हुआ भी तो उस क्रीप से क्या होगा, उस क्रीप के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ क्रीप आर, इफेक्ट ऑफ क्रीप आर, कि उस क्रीप के क्या क्या इफेक्ट होंगे। जैसे सपोज करिए कि मैं एक फ्लेक्सुरल मेंबर ले रहा हूं, फ्लेक्सुरल मेंबर ले रहा हूं, फ्लेक्सर का मतलब मैं समझा चुका हूं, जिसमें बेंडिंग होगी। तो ये बीम है, ठीक है, इस बीम के ऊपर स्टैटिक लोड लगा हुआ है। तो इस बीम के ऊपर जब स्टैटिक लोड लगेगा तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, और इस बीम में किस तरीके का डिफॉर्मेशन होगा, इस बीम में कुछ इस तरह डिफॉर्मेशन होगा। तो परमानेंट अगर डिफॉर्मेशन होगा, इसमें ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन भी होगा टाइम के साथ, तो इसमें क्या होगा, इस बीम में डिफ्लेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे, इस बीम में डिफ्लेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे। बीम हो या स्लैब हो, दोनों में इस तरीके का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो एक क्या इफेक्ट हो सकता है कि कोई भी फ्लेक्सुरल मेंबर हो, उस फ्लेक्सुरल मेंबर में डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन बढ़ सकते हैं। सो इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन इन फ्लेक्सुरल मेंबर, इन फ्लेक्सुरल मेंबर। दूसरा क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई कॉलम है, अगर मान लीजिए ये कॉलम है, ये स्लेंडर कॉलम है, ये स्लेंडर कॉलम है,
पहले ही देख लीजिए सिलेंडर कॉलम क्या होता है। सिलेंडर कॉलम का मतलब होता है कि जैसे ये सपोज इसकी लेटरल डायमेंशन है कॉलम की और ये कॉलम का लेंथ है, तो ये कॉलम कुछ इस तरीके का है, ये कॉलम आपका इस तरीके का है, ये कॉलम का लेंथ हुआ और ये कॉलम की डायमेंशन हुई ए और बी। अगर लेंथ और लेटरल डायमेंशन इनका रेशो बहुत ज़्यादा होता है तो उसको स्लेंडर कॉलम बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लेंडर कॉलम। तो अगर कॉलम स्लेंडर कॉलम है और ये स्लेंडर कॉलम पे कोई भी स्टैटिक लोड लगा हुआ, तो स्लेंडर कॉलम स्टैटिक लोड की वजह से इस तरफ बकल कर सकता है। स्लेंडर कॉलम स्टैटिक लोड की वजह से बकल कर सकता है। तो स्लेंडर कॉलम में बकल, स्लेंडर कॉलम में बकलिंग हो सकती है। अब अपन वापस आ जाते हैं बीम पे। अगर मान लीजिए इस बीम में आपने रेनफोर्समेंट डाला हुआ है, इस बीम में हमने रेनफोर्समेंट ऐड किया हुआ है, तो बकलिंग करने की वजह से या बेंड करने की वजह से क्या होगा, जो कंक्रीट की स्ट्रेस है वो कंक्रीट की स्ट्रेस इस स्टील पे आ जाएगी। तो स्टील में जो स्ट्रेस होगी वो एडिशनल स्ट्रेसेज इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो तीसरा इफेक्ट हो सकता है ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील, राइट। चौथा इफेक्ट है लॉस इन प्री स्ट्रेस, लॉस इन प्री स्ट्रेस। देखिए लॉस इन प्री स्ट्रेस ये आपको अच्छे से तो तब समझ आएगा जब हम प्री स्ट्रेस शुरू करेंगे तब। उसके लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूं उसका। देखिए प्री स्ट्रेस का मतलब ही क्या है कि जो चीज आप काम में ले रहे हो वो उसमें पहले से स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है आपने। मतलब यहाँ पे जो स्टील लेते हैं उस स्टील में पहले से स्ट्रेस डेवलप कराया हुआ है। तो और स्टील में स्ट्रेस डेवलप कराते हैं स्ट्रेच करके। सपोज कीजिए कि ये स्टील है, इस स्टील की इनिशियल लेंथ L है। अब इस स्टील को स्ट्रेच किया, इस स्टील को स्ट्रेच किया, डेल L अमाउंट से इसको स्ट्रेच कर दिया, तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा, डेल L बाय L, इतना स्ट्रेन आया। इस स्ट्रेन से कितना स्ट्रेस आएगा स्टील में, बाय हुक्स लॉ। हुक ने बताया था स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्साई इंटू ई, स्ट्रेस इंटू ई। तो अगर इस स्ट्रेस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ई से, मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे, ई से, तो क्या आ जाएगा, ये सॉरी इस स्ट्रेन को अगर ई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। तो इतना स्ट्रेस हम प्रोवाइड करवा चुके हैं स्टील में। ये प्रोवाइड क्यों करवाया वो हम आगे बात करेंगे जब प्री स्ट्रेस पढ़ेंगे तब। अभी के लिए सिर्फ इतना सोच लो कि जो प्री स्ट्रेस है उस प्री स्ट्रेस को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अगर इस मेंबर पे किसी भी तरह से स्ट्रेस आया तो इस किसी भी तरह से क्रीप आया या बॉडी डिफॉर्म किया, तो डिफॉर्मेशन की वजह से ये जो ट्रांसफर करेगा इतना स्ट्रेस कंक्रीट को उतना ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो लॉस है प्री स्ट्रेस के उसके बहुत सारे अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे तब हम प्री स्ट्रेस के लॉस पढ़ेंगे तब। तो क्रीप की वजह से जब डिफॉर्मेशन होगा तो उस डिफॉर्मेशन से इतने स्ट्रेन की वजह से जो स्ट्रेस ट्रांसफर करना था इस स्टील को उतना स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ये नुकसान का काम है, क्योंकि आपने क्या किया, ज्यादा लोड कैरी करे मेंबर, इसके लिए इसको स्ट्रेच किया ताकि ये जो स्ट्रेस है इस स्ट्रेच की वजह से जो भी स्ट्रेस आया वो स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाए। कंक्रीट में ट्रांसफर होगा तो कंक्रीट ज्यादा लोड को लेने में कैपेबल होगा और क्रीप की वजह से ये इतना डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा और कम डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं कर पाएगा प्रॉपर, जिसकी वजह से कंक्रीट की लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे, प्री स्ट्रेस पढ़ेंगे सबसे लास्ट में तब। तो लॉस इन प्री स्ट्रेस ये इसके इफेक्ट हैं कि क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं क्रीप के, और क्रीप क्यों होगा लोड लगने से वो चीज हम पता लगा लेंगे।
इसके बाद ये देखते हैं कि क्रीप किस किस के बढ़ने से बढ़ता है, किसके कम होने से कम होता है। क्रीप इंक्रीजेज व्हेन, क्रीप इंक्रीजेज व्हेन, किस किस के साथ क्रीप बढ़ता है। तो पहला देखिए, व्हेन सीमेंट कंटेंट इज हाई, व्हेन सीमेंट कंटेंट इज हाई, क्योंकि अगर सीमेंट कंटेंट ज्यादा होगा तो दूसरे वाला रीजन जेल पार्टिकल्स का मूवमेंट, तो सीमेंट के पार्टिकल ज्यादा मूव कर सकते हैं अगर सीमेंट के पार्टिकल ज्यादा हुए तो इससे क्रीप बढ़ सकता है। दूसरा, एग्रीगेट कंटेंट इज लो, एग्रीगेट कंटेंट इज लो, एग्रीगेट कंटेंट लो है इसका मतलब यही है कि आपने सीमेंट ज्यादा डाला होगा। तीसरा है वाटर सीमेंट रेशो इज हाई, वाटर सीमेंट रेशो का मतलब क्या है कि आपने अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाया होगा और अगर जरूरत से ज्यादा पानी है तो उस पानी को एक ना एक दिन मेंबर से बाहर जाना पड़ेगा और मेंबर से जब बाहर जाएगा तो वो क्रैक डेवलप करेगा और लोड लगने से वो क्रैक चौड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वाटर लॉस जल्दी होगा या ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी इज लो, ह्यूमिडिटी इज लो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, ह्यूमिडिटी लो है टेम्परेचर ज्यादा है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन लोड इज अप्लाइड, व्हेन लोडिंग इज अप्लाइड एट अर्ली एज, कि किसी भी मेंबर को फुली मैच्योर होने से पहले अगर उस पर आपने लोड अप्लाई कर दिया तो उसका डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। कंक्रीट हम मानते हैं कि मैच्योर होता है 28 डेज में, तो अगर कंक्रीट के मेंबर के ऊपर तुमने 28 दिन से पहले लोड लगा दिया तो उसमें एडिशनल डिफॉर्मेशन या क्रीप डिफॉर्मेशन आ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई आरसीसी की छत डाल दी, ठीक है, ये आरसीसी कर दी, अब ये आरसीसी मैच्योर होगा लगभग 1 महीने में और आपने 1 महीने से पहले क्या कर दिया, इसे पार्टीशन वॉल लगा दिए, 1 महीने से पहले इसमें पार्टीशन वॉल लगा दिए या और कोई भी किसी तरीके का इरेक्शन कर दिया, तो उस इरेक्शन या पार्टीशन वॉल्स की वजह से इस पर लोड बढ़ेगा और उस लोड की वजह से क्रीप डिफॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन लोडिंग इज अप्लाइड, व्हेन लोडिंग इज अप्लाइड फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो ये तो मेन रीजन है क्रीप का कि अगर ज्यादा लंबे समय तक स्टैटिक लोड लगा रहा उसकी वजह से क्रीप हुआ। तो ये चीजें जब बढ़ेंगी तब तक क्रीप बढ़ता जाएगा। अगर तुमको क्रीप कम करना है, क्रीप के इफेक्ट को कम करना है तो क्या कर सकते हैं, या तो आप उसमें एडिशनल रेनफोर्समेंट ऐड करो या कंक्रीट की ज्यादा ग्रेड काम में लो। अगर आपने रेनफोर्समेंट ऐड किया हुआ है तो उस रेनफोर्समेंट की ग्रेड बढ़ाओ, क्योंकि स्टील की और कंक्रीट की जितनी ज्यादा ग्रेड होगी, स्ट्रेंथ स्ट्रेस कर्व में देखा था हमने, कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने देखा था कि कंक्रीट का ग्रेड जितना ज्यादा होगा उतना कंक्रीट की डिफॉर्मेबिलिटी कम होती है। तो अगर तुमको क्रीप के इफेक्ट को कम करना है उसके लिए आप ज्यादा ग्रेड का कंक्रीट काम में लो, ज्यादा ग्रेड का स्टील काम में लो, इस तरह इनको यूज करके कंक्रीट के क्रीप को कम किया जा सकता है। तो ये हुआ क्रीप के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।